आंधी हो चाहे तूफान हो, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो। मंच में उपस्थित इस सभागार में मेरे सीनियर साथी, मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा मेरे सभी सीनियर साथी और यूट्यूब और फेसबुक से देखने वाले सभी दर्शकों को मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं। एक सवाल है मेरे ध्यान में अभी आया, जब कोई ऐसी बड़ी घटना घटती है संसद में, जैसे अभी ईडब्ल्यूएस के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो जब ब्राह्मणवादी कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं तो क्या हर समय हमें डरने की ज़रूरत है क्या? मेरे लिए मैंने सोचा, क्या बगैर डरे हम प्रबोधन नहीं कर सकते? क्या बगैर समाज को डराए हम समाज को आगे नहीं ले जा सकते? क्या बगैर डराए हम समाज को संगठित नहीं कर सकते? मैं ये सवाल रख रहा हूं। हर विषय में डर को ढूंढना, क्या ये हमारी परंपरा बन गई है? मुझे ऐसा लगता है कि समाज में ब्राह्मणवादी ताकतें जब काम करती है तो हमारी जागृति में काम करने वाले लोग वो एक मानसिकता बना के चल रहे हैं कि हम अपने समाज को डराएंगे तो समाज हमसे जुड़ेगा। शायद कुछ मैं भी वैसा ही हूं। तो मैं समझता हूं ये वाला ईडब्ल्यूएस का जो विषय है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और इसमें ढूंढना, चीज़ों को ढूंढना कि उसके परिणाम क्या है इसके। युवा सत्र हम इसको कह रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कितना हमारे युवा इसको पकड़ पा रहे हैं इस विषय को। अगर विषय को युवा पकड़ नहीं पाएंगे तो कैसे इसको हम सटीक जानकारी समाज को दे पाएंगे? और इसलिए मैंने सवाल डाला कि क्या हमको हर समय समाज को डराकर ही जोड़ पाएंगे क्या? साथियों, यह ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का जो विषय है, जो ऐसा बनाया है कि असंवैधानिक आर्थिक प्रतिनिधित्व के दूरगामी परिणामों के निवारण में मूल निवासी युवा नेतृत्व की भूमिका। मैं इसे डकैती मानता हूं, ये आरक्षण नहीं। ये जो असंवैधानिक डकैती है, एक अभी मैं थोड़ी देर पहले बाहर चर्चा कर रहा था, चाय पीने के लिए बाहर गया था, तो इस दोपहर में चर्चा कर रहा था, तो एक साथी से पूछा मैंने इसके बारे में, आपको क्या लगता है ईडब्ल्यूएस के बारे में? तो उसने मुझे ये कहा कि सर वो हमारे 50% में से उन्होंने 10% ले लिया। तो लोगों को ये जानकारी नहीं है कि ये जो 10% है कि हमारे 50% में से कि उनके 50% में से है। जबकि उन्होंने क्लियर किया है कि SC ST OBC का मिलाकर जो है 49.5% बनता है, और फिर ये जो 10% आया है, जो पहले वो 50% मार रहे थे, तो उसमें उन्होंने 10% करके 40% भी अपने लिए रखा, 10% अपने गरीब लोगों के लिए रखा। और उसमें उन्होंने ये डाला कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या
पिछड़ी जातियों में से जिन जातियों को आरक्षण नहीं मिलता, वो भी इसके माध्यम से जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण ले सकते हैं। तो लोगों को यह भी पता नहीं है कि हमारा जो 49.5% जो रिप्रेजेंटेशन है, हिस्सेदारी है, जो उन्होंने डिफाइन किया है, तो उसके बाहर ये आता है। मैं ये ईडब्ल्यूएस वाला जो है, ये मुद्दा आया कहां से, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक्चुअली ये मैं समझता हूं कि ईडब्ल्यूएस वाला, जब हम लोग अपनी लड़ाई तेज कर रहे थे और ब्राह्मणवादी फोर्सेस के ऊपर अटैक कर रहे थे, तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप ये मामला आया है। कि 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ और इसको लेकर के पूरे देश में सवर्णों ने, ब्राह्मणों ने आंदोलन किए और इसमें राजीव गोस्वामी नाम के एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया इसके अगेंस्ट, इसके खिलाफ मतलब मंडल कमीशन लागू नहीं होना चाहिए, लागू हुआ, इसके खिलाफ आगजनी की, तोड़फोड़ करी, ओबीसी को नहीं मिलना चाहिए रिप्रेजेंटेशन, हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए। और इतना बवाल देश में हुआ कि उसको शांत करने के लिए 1991 में नरसिम्हा राव को यह कहना पड़ा कि सवर्णों को भी 4%, 3% आरक्षण मिलना चाहिए, सवर्णों को शांत करने के लिए, क्योंकि वो आंदोलन में काम कर रहे थे। आप देखेंगे कि जैसे ही ओबीसी को हिस्सेदारी मिली, बयान तो लगाया 50% से ऊपर जा नहीं सकते, तो इसकी देखा देखी आप देखेंगे महाराष्ट्र में जो पहले से जो है मराठा लोगों का आंदोलन चल रहा था, माथाड़ी कामगार के नाम से, तो उन्होंने मराठा को महाराष्ट्र में आरक्षण मिलना चाहिए या सेंटर में आरक्षण मिलना चाहिए, इसलिए उनके नेता ने जो है वहां पर सुसाइड करी है। मतलब मराठा कम्युनिटी महाराष्ट्र में ओपन में आती है। महाराष्ट्र में आंदोलन चला कि मराठों को आरक्षण मिलना चाहिए, और जब महाराष्ट्र सरकार ने उसको देने से मना किया तो उन्होंने, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उन्होंने सुसाइड कर लिया। और 40 साल से मराठा आंदोलन देश में चल रहा है आरक्षण को लेकर के, अभी उन्होंने उसका भी गेम कर दिया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। ओबीसी के देखा देखी एससी एसटी को भी मिल रहा है, ओबीसी को भी मिलने लगा, तो इसके देखा देखी जाटों में भी, हरियाणा में आंदोलन चला कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए, गुर्जरों को आरक्षण मिलना चाहिए, राजस्थान में आंदोलन चला, पटेलों को आरक्षण मिलना चाहिए, गुजरात में चला, हार्दिक पटेल के माध्यम से हमें पता है। इसका असर आप अगर देखेंगे, जब ओबीसी का मंडल कमीशन लागू हुआ तो ब्राह्मण रास्ते पे आया, आत्मदाह किया, तोड़फोड़ की, आगजनी की, लेकिन उससे मामला बना नहीं। और फिर दूसरी जातियां जो ब्राह्मणों के ठीक नीचे, लेकिन किसान जातियां जो है, जाट है, गुजर है, मराठा है, इधर गुजरात में पटेल है, आंध्रा में एक जाति है कापू नाम से, वो है, उन्होंने भी अपने सर उठाए और हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए। आप देखेंगे उस आंदोलन का परिणाम यह रहा कि गुर्जर आंदोलन जब चला 2008 से 2015 तक, गुर्जरों को आरक्षण मिलना चाहिए, राजस्थान सुलगता रहा, सड़क जाम किए, रेलवे संपत्ति का नुकसान हुआ, गोलीबारी हुई, हिंसा हुई, कई की मौत हुई, रेलवे स्टेशन पर कब्जा किया गया, रेलवे पटरियां उखाड़ी गई। मैं आपको बता रहा हूं कि ईडब्ल्यूएस कैसे आया, उसकी भूमिका पार्श्वभूमि बता रहा हूं। मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाता हूं। मंडल कमीशन का आंदोलन, मंडल कमीशन लागू होने के लिए के पीछे बामसेब का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। मैं एमएनटी के माध्यम से इंटरव्यू ले रहा था वाघमारे जी का पूना में, तो वो मुझे बता रहे थे, उस वक्त तो मैं संगठन में नहीं था,
लेकिन वो मुझे बता रहे थे दिल्ली में हमने जेल भरो आंदोलन किया कि मंडल कमीशन लागू होना चाहिए, बामसेफ के माध्यम से। उस वक्त जब मंडल कमीशन ओबीसी को या पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, बामसेफ के माध्यम से जब आंदोलन चलाया गया तो शेड्यूल कास्ट के कुछ लोग बामसेफ के लोगों को पूछते थे कि भाई तुम लोग ओबीसी के लिए या मराठों के लिए या जो जातियां हम पर अन्याय कर रहे हैं उनके लिए आंदोलन क्यों चलाते हो? तो वो हमारे लोग उस समय जवाब देते थे, खास करके वो कांशीराम जी का वगैरह जवाब आता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए ही काम कर रहा हूं, मैं उनके लिए नहीं काम कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। ऐसा जवाब मैंने भी सुना है। तो ये जब हवा मिली ओबीसी के और राइट्स मिले और वो विरोध में उतरे और उसकी देखा देखी जो ऊपर की जाति और ब्राह्मण की नीचे की जाति है, जिसके द्वारा ब्राह्मण इस देश पे राज करता है, जिसके द्वारा ब्राह्मण शोषण करता है, वो स्ट्रांग किसान जातियां जिनमें चेतना बढ़ी, संविधान के प्रति प्रेम नहीं बढ़ा, लेकिन जेलसी के प्रति शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को मिल रहा है, हमें भी मिलना चाहिए, अगर हमें नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलना चाहिए, सबका खत्म करो। महाराष्ट्र का 40 साल का ये मराठा आंदोलन हमें पता है, हमें नहीं तो किसी को नहीं। तो ये जेलसी के माध्यम से उनमें जो चेतना है कि हमें भी जगह मिलनी चाहिए, बड़ी बड़ी नौकरियां हमें मिलनी चाहिए, तो ये जो आंदोलन चला, राजस्थान में 200 करोड़ सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ। गुजरात में जो पटेल आंदोलन चला, हार्दिक पटेल की जब गिरफ्तारी करी, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, 125 गाड़ियां जलाई गई, वहां पर भी गुजरात से भी प्रेशर बना। और ये जब चल रहा है जाट आंदोलन में, 2014 में ये जाट आंदोलन चला, गुर्जर आंदोलन से चेतना लेकर हरियाणा में जाटों ने भी अपना आंदोलन खड़ा किया। और फिर ये देखते हुए कांग्रेस ने, उस वक्त कांग्रेस ने जो है जाटों को जो है ओबीसी का दर्जा दिया और इधर से हाईकोर्ट में जाकर के वो कैंसिल किया। और कैंसिल करने के सुप्रीम कोर्ट में जाकर कैंसिल किया, और सुप्रीम कोर्ट के कैंसिल होने के बाद में जाटों ने अपना हिंसक आंदोलन हरियाणा में चलाया। 30 लोगों की जाने गई उस आंदोलन में, 34,000 करोड़ सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ। और यहां तक नहीं तो जाटों ने दिल्ली में पानी का सप्लाई तक बंद कर दिया। ये नोटिंग है कि दिल्ली को हम ढीला करेंगे, उसको पैरों पर ले आएंगे। पानी कई दिन तक बंद रहा, पानी की पूर्ति बंद रही। कापू आंदोलन साउथ में चला, मतलब आप देखेंगे कि ब्राह्मणों से नीचे की जो किसान जातियां है, वो जातियां पूरे देश में ये जोर पकड़ रही थी कि हमें भी, अगर सबको मिल रहा है, ओबीसी को मिल रहा है, एससी को मिल रहा है, एसटी को मिल रहा है, तो हमें भी मिलना चाहिए। ये प्रेशर बनता गया। कापू आंदोलन 2016 में हुआ, उसने भी हिंसक मतलब स्वरूप पकड़ा। रेल जलाई गई, रत्नाचल एक्सप्रेस नाम की रेल जलाई गई, दो पुलिस थानों को आग लगाई गई वहां पर भी, और पुलिसकर्मी घायल हुए, लोग भी घायल हुए। तो आप देखेंगे पूरे देश में ऐसा प्रेशर बना कि हम लोगों को भी मिलना चाहिए। तो आप देख कितनी बड़ी चुनौती है ये ब्राह्मणों के ऊपर। कैसा करेंगे इसको, कैसे उभारेंगे? अगर ये मामला तूल पकड़ लिया और इसका बंदोबस्त नहीं किया तो क्या होगा? मराठा का आंदोलन मैंने बताया आपको, अन्ना साहेब पाटिल जो माथाड़ी कामगार के नेता थे 1982 में, उन्होंने जब महाराष्ट्र सरकार ने मना किया तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके बाद में 40 साल तक आंदोलन चला और ठोक मोर्चा सिद्धार्थ पवार ने यहां बताया, और मैंने भी जिक्र किया कि हमें नहीं तो किसी को नहीं। और महाराष्ट्र में पिछले कोरोना के बाद संकट जब खत्म हुआ तो भर्तियां, जो मेगा भर्ती का ऐलान महाराष्ट्र सरकार ने किया था, वो रिजल्ट आने के तक वो बंद रखा सरकार ने। इतना प्रेशर मराठा को था कि हमें नहीं तो किसी को भी नहीं। 40 बसें महाराष्ट्र में जलाई गई, कर्फ्यू लगाए गए, ठोक मोर्चे निकाले गए।
आगजनी हुई, सरकारी संपत्ति हुई, हाईवे बंद करे गए। कितना प्रेशर है ब्राह्मणों के ऊपर, जो स्ट्रांग है उनके ठीक नीचे जाते हैं, जिसके बल पर वो पलते हैं, जिनके बल पर वो जीते हैं, जिनको हम नॉन पेड पुलिस कहते हैं, उनके पुलिस। इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो ये जो प्रेशर ब्राह्मणी व्यवस्था के ऊपर ब्राह्मणों को बढ़ रहा था, दूसरा एक आंदोलन चला, ऐसा देखिए प्रेशर बना। और वो जो नरसिंह राव सरकार ने उस वक्त 1991 में उस प्रेशर के तहत ये किया था कि सवर्णों को भी जो है आर्थिक आधार पर 4% मिलना चाहिए। और ये जब आंदोलन चल रहा था, उसके प्रेशर में पूरा ब्राह्मण समूह आया और ब्राह्मणों ने भी अपना आंदोलन चलाया। क्या? ब्राह्मण सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए। आप सब उसके साक्षी हैं। मैं आपको गिनाना चाहता हूं, अखिल भारतीय ब्राह्मण संघर्ष समिति, गौड़ सनाध्य महासभा, अंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा, राजस्थान ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, ब्रह्म कल्याण समिति, आरपीआई महाराष्ट्र की, बीएसपी का देखकर उन्होंने भी अपने अंदर ब्राह्मण भर लिए और वहां के अंदर के ब्राह्मणों ने मुंबई में एक परिषद बुलाई और उस परिषद में उन ब्राह्मणों ने भी मांग की आरपीआई की तरफ से कि सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए। एएम के साउथ में एएम के उस पार्टी ने भी ब्राह्मणों को आरक्षण मिलना चाहिए। इन ब्राह्मणों ने पूरे देश में आंदोलन चला, हमको आरक्षण मिलना चाहिए। वो प्रेशर बन रहा है कि ये सारा ले गए, फिर हमारा क्या होगा, इसलिए हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो 4% से शुरू होता हुआ आंदोलन, ये समस्त ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण परिषद, गुजरात ब्रह्म समाज, गुजरात ब्रह्म समाज, मैं इसलिए गिना रहा हूं, ऑल इंडिया आरक्षण मंच, ऑल इंडिया आरक्षण मंच ने तो 25% आरक्षण की मांग करी। 25% क्या होता है? 4% से शुरू हुआ, 25% की मांग कर रहे हैं। ये प्रेशर भाजपा पर बना, संघ परिवार पर बना, ब्राह्मणों का बना कि ये पूरे देश में पिछड़ी जाति के लोग, किसान जाति जो स्ट्रांग सारा मांग रहे, फिर हमें हमारा क्या होगा, ऐसा भय। इस आंदोलन, मूल निवासी आंदोलन के माध्यम से जो चेतना बनी, उस चेतना के माध्यम से स्वार्थपरक क्यों ना होते हुए लोगों ने अपने अधिकार मांगने के लिए आंदोलन खड़ा किए और फुल प्रेशर बनाया। उस प्रेशर से डरकर ब्राह्मणों ने आरक्षण मांगना शुरू कर दिया। यह समाज में हुआ, इस पर राजनीति भी हुई। इधर उत्तर प्रदेश ने मायावती ने घोषणा करी, पहले उन्होंने कहा नरसिंह राव 4% मिलना चाहिए, मायावती ने इधर कहा अपनी राजनीति सेकने के लिए कि अगर हम लोग सवर्णों को 10% आरक्षण की मांग करते हैं तो इधर से ब्राह्मण कट जाते हैं। अगर मायावती के पास जाते तो मायावती अपनी सरकार बनाने के लिए करना, सोशल इंजीनियरिंग में वो आ गई थी। और हमको पता है कि उत्तर प्रदेश से जो ब्राह्मण है वो एक बड़ा प्रेशर रखते हैं इस देश में सत्ता शासन में जाने के लिए, अभी भी चल है, आप लोग जानते हैं। और पहले इतिहास पहले से ये बता रहा है कि वही से प्रधानमंत्री बनते थे। तो उसको तोड़ना मायावती अपनी राजनीति के लिए चाहती थी। भाजपा क्या करती, संघ परिवार क्या करता? जो भाजपा 1990 के समय आरक्षण के खिलाफ थी, वो आरक्षण के समर्थन में है। तो ये प्रेशर मूल निवासी आंदोलन के जागृति से जो बना, जिससे सारी मूल निवासी जातियां जिनको आरक्षण नहीं भी मिलता है या हिस्सेदारी नहीं भी मिलती है, वो मांग रहे हैं। तो भयभीत होकर ब्राह्मणों ने, भाई हमारा क्या होगा, तो हमें मिलना चाहिए। 4% से लेकर 25% मांग हुई, 10% और सेटल हुई। अभी ये 10% वाला देने के बाद देकर ब्राह्मणों ने एक तीर में कई शिकार किए, इसलिए उस फेवर में चले गए। पहले वो विरोध कर रहे थे उसका, और उनका समाज बढ़ रहा था क्योंकि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारे मांग रहे हैं और भाजपा विरोध में है। तो भाजपा को समर्थन में आना पड़ेगा, तभी ब्राह्मणों को हम अपने ब्रह्म समाज को इकट्ठा रख पाएंगे। अगर वो यूपी में अगर कट गए और मायावती के साथ फिर से चले गए तो फिर हमारा स्टैंड कैसा हम करेंगे क्लियर, और फिर वो भी नहीं कर पाएंगे। और ये जो
किसान जातियां जो लोग पूरे देश में अपने अधिकार मांग रहे हैं, उनका भी तो कुछ ना कुछ करना होगा, तो इनका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। इसलिए एक तीर में कई शिकार। और अभी आप देखेंगे कि जब 10% वाला उन्होंने बना लिया असंवैधानिक तरीके से, क्या करना है कर लो, चर्चा करनी है कर लो, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, अभी आप उधर से देख लेना, वो तो उधर सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे, आप देख लेना जी, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, घबराई नहीं, हम देख लेंगे। तो देख लिया, जैसे सर ने बताया यहां पर, जो मैं नाम भूल रहा हूं, सुनील कुमार जी ने, उनको यह अपेक्षा थी कि वो यही होने वाला था, वो बता रहे थे कि यही होने वाला था। मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि ये इसलिए किया गया, एक तो आज के तारीख में 10% जो वो, मैं उसको डकैती कह रहा हूं, जो अपने ही 50% की डकैती उन्होंने कर रखी है, उसमें उन्होंने अपने लोगों के लिए जो मांग कर रहे थे उनको शांत कर दिया और अपने साथ जोड़ लिया जो टूट सकते थे। दूसरी बात, जो लोग अनेक प्रदेशों में अपने अपने लिए, जो अभी जिनकी सूची जातिगत जनगणना के तरफ नहीं आई, जातिगत जनगणना नहीं हुई, वो जातियां, मूल निवासी जातियां, स्ट्रांग किसान जातियां, जिनका उनका भी बंदोबस्त करना जरूरी था। अगर वो ब्राह्मणी व्यवस्था से कट जाती और मूल निवासी आंदोलन में आ जाती तो फिर ब्राह्मणी व्यवस्था बचाना बड़ा मुश्किल था। तो इसके तहत, इसलिए इस 10% में सवर्णों के साथ साथ उन जातियों का भी समावेश किया गया जिन जातियों को रिप्रेजेंटेशन, हिस्सेदारी, और आपके सामान्य भाषा में, कंफ्यूजिंग भाषा में आरक्षण बोला जाता है। अब वो चला सकते हैं क्या आरक्षण का आंदोलन? अब जाट चला सकते हैं क्या आरक्षण का आंदोलन? ब्राह्मण बोलेंगे भैया हमने तो दे दिया है, आप लोगों का भी नाम उधर है, मतलब आप लोग भी आ सकते हो। अभी मराठा सेवा संघ अभी कोमा में है, कैसे आंदोलन महाराष्ट्र में चला ये समझ में नहीं आ रहा है, वापस से शिव धर्म के ऊपर आ रहे हैं। अच्छी बात है। तो शायद तो सारे लोग ईडब्ल्यूएस में बता दिया, प्रचार कर दिया कि इसमें सभी जातियां आ सकती है, जिनको नहीं मिल रहा है वो भी आ सकती है। तो अभी क्या आंदोलन है? तो आरक्षण, ये 10% के माध्यम से कई सारे शिकार, जो आंदोलन हमारे फेवर में हम चला रहे थे, हम ये मान के चल रहे थे कि हम लोगों को अपने अधिकारों के प्रति, स्ट्रांग जातियों को जागरूक करेंगे, क्योंकि यही वो लोग हैं जो ब्राह्मणी व्यवस्था को पलट के रख सकते हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ये जो लोग हैं निचले इसमें तबके में आते हैं, लेकिन ऊपर की जो किसान जातियां, अगर ये पलट गई तो ब्राह्मणी व्यवस्था पलट जाएगी। ये हमारा एजेंडा भी था। मैं जब से संगठन में हूं, मैं ये सुन रहा हूं कि इन लोगों को हमने इंस्टिगेट करना चाहिए, इन लोगों को हम लोग जागरूक करना चाहिए। अगर ये खिसक गई है तो फिर ब्राह्मणी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। अब उसको उन्होंने पलट दिया। अब उस आधार पर, ईडब्ल्यूएस मतलब आरक्षण के आधार पर, वो अभी आंदोलन नहीं चला सकते अपना। अभी वो ढूंढ रही है विषय क्या है। अभी हम लोगों को भी ये ढूंढना पड़ेगा कि हमारा अभी क्या विषय हो सकता है कि अभी इन जातियों को काटने के लिए काम करे, इन जातियों से वहां से तोड़ने के लिए काम क्या करे। इस पे हमें चिंतन मंथन करना पड़ेगा कि वो विषय हमारे हाथ से निकल गया। एक्चुअली हमारे लोग हमेशा, अभी 70 साल आरक्षण आंदोलन चल रहा है। ये आरक्षण का आंदोलन हमारे महापुरुषों का आंदोलन नहीं था, यही हमारे लोग समझ नहीं पाए आज तक। आरक्षण का आंदोलन हमारे महापुरुषों का आंदोलन नहीं था, यही हम समाज को समझा नहीं पाए, और इसलिए सारी जातियां आरक्षण के पीछे लग पड़ी रही। इस देश में हमारा आंदोलन शासक बनने का आंदोलन है, आरक्षण मांगने का आंदोलन नहीं है। ये हम लोगों को समझा नहीं पाए, और इसलिए ईडब्ल्यूएस में उन्होंने स्ट्रांग जातियों का गेम कर दिया, मायावती का भी गेम कर दिया। अभी वो ब्राह्मणों को लालच नहीं दिखा सकती, क्योंकि बीजेपी ने दिया 10% दे दिया, 4% ब्राह्मण महासभाएं मांग रही थी, 10% दे दिया, खुश। ब्राह्मण कहाँ जाएंगे? मायावती के पास जाएंगे, भाजपा के पास जाएंगे, राजनीति खत्म। इधर इनकी राजनीति खत्म, एनसीपी की वगैरह या मराठा की, या इधर जाटों का खत्म हो गया कार्यक्रम। तुमको मिल दे दिया हमने ईडब्ल्यूएस में, तुम तो करोड़पति हो, जमीन जायदाद वाले हो, तुम्हारे अभी वो मुद्दा उन्होंने लाया, दोनों को तोड़ दिया। गरीब लोगों को मिलना चाहिए, गरीब लोगों को, अपने लोग जाति के खिलाफ खड़े कर, जाटों के, गरीब जाटों को करोड़पति जाटों के खिलाफ खड़ा कर दिया, गरीब महारों को, मराठा को करोड़पति मराठा के खिलाफ खड़ा कर दिया।
हो गया गेम। साथियों, ये मैं समझता हूं कि भाजपा ने जो है या संघ परिवार ने अपने भीतर हो रही जो मूल निवासी आंदोलन के माध्यम से हमने जो सेंध उनके अंदर लगाई थी, उस सेंध को उन्होंने पाटा है और अपनी शक्ति को संगठित किया है, और वो करना उनके लिए बहुत जरूरी था। इसलिए संसद में उन्होंने किसी प्रकार की चर्चा नहीं करी। सिर्फ 3 लोग जो है 226 में से 3 लोग ने विरोध किया, 223 लोगों ने समर्थन किया। 5 घंटे चर्चा चली। क्या चर्चा चली होगी? सबने समर्थन करने के बाद 3 लोगों ने 5 घंटे चर्चा करी क्या? तो हमको यह समझना होगा कि इस देश में युद्ध चल रहा है। मैं हमेशा अपने जब भी मीटिंग करता हूं, लोगों से संबोधन करता हूं, मैं ये बात बताता हूं, और यहां पर बैठे हुए हमारे सभी साथी ये जान ले कि इस देश में युद्ध चल रहा है। युद्ध, ये आरक्षण वाला मामला नहीं है। और जब तक हम इस साइकोलॉजी में नहीं जाएंगे कि युद्ध चल रहा है, हम उसमें लड़ने के लिए तैयार हो ही नहीं सकते। वो पूरी रणनीति, युद्ध की रणनीति के तहत इस देश का काम, राजपाट अपने हाथ में लेने के लिए काम कर रहे हैं। निजीकरण क्या है? लोग बोल रहे निजीकरण से नौकरियां जा रही है, गलत। लैटरल एंट्री क्या है? अपने लोगों को भरना चाहते हैं। किस लिए? किस लिए? जिन संस्थाओं का निजीकरण नहीं कर सकते, उसमें लैटरल एंट्री से अपने लोग डाल दो। सचिवालय है, उसका निजीकरण नहीं कर सकते ना, तो वहां क्या कैसे जाएंगे? वहां लागू रहेगा तो SC ST के लोग जाएंगे, OBC के जाएंगे। तो लैटरल एंट्री लाओ, वहां ऐसा करो। तो आप देखेंगे पूरे देश में अपना कब्जा करने के लिए ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा है। ये जो अंग्रेजों के माध्यम से 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के हाथ से ट्रांसफर ऑफ पावर ब्राह्मणों के पास गया, लेकिन संविधान की वजह से कंट्रोल में रहा हुआ, पूरी तरीके से नहीं गया। और बाद में जो चेतना बढ़ी, लोगों को हिस्सेदारी में लोग गए, रिप्रेजेंटेशन करते गए, नौकरियां मिली, पैसा आया, करोड़ों रुपए, आंदोलन खड़ा हुआ और चुनौती खड़ी हुई। मूल निवासी आंदोलन विशाल बना, सत्ता तक पहुंचा। अभी ट्रांसफर ऑफ पावर करना जरूरी है हमारे हाथ में। इसलिए निजीकरण, लैटरल एंट्री, ये उसके तरीके हैं सत्ता देश पर कब्जा करने के लिए। तो ये बात जानो कि वो लोग देश पे कब्जा कर रहे हैं, निजीकरण नहीं कर रहे, नौकरियां खत्म नहीं कर रहे, देश पे कब्जा कर रहे। हमारे लोग कर्मचारी, मतलब जो समाज में हमारे जो कर्मचारी है, हो सकता है यहां पे भी बैठे हो, हमारी नौकरियां खत्म हो रही जी, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं लगेगी जी। नौकरी पड़ी हुई है इन लोगों को। और नौकर की साइकोलॉजी में सोचते हैं, हमेशा डरी हुई साइकोलॉजी में सोचते हुए वो आप पे आक्रमण कर रहे हैं, आप नौकरी की बात कर रहे हो। मनु क्या कहता है? शूद्रों को धन संचय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। किसको बता रहा है वो? मनु किसको बता रहा है? दयानंद जी की पुस्तक मैंने पढ़ी, उसमें लिखा है, हे ऋषियों, क्यों सर? हे द्विजजनों, उधर शूद्र नहीं बैठे उस मीटिंग में, उधर महिलाएं नहीं बैठी उस मीटिंग में, मनु इधर बैठा हुआ है। वो बता रहा है कि विराट पुरुष ने मुझे पैदा किया, और सामने सारे ब्राह्मण बैठे हैं। हे द्विजजनों, हे ऋषियों, ध्यान रखो, शूद्रों को धन संचय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ध्यान रखो इस बात का, शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ध्यान रखो इस बात का, शूद्र को राजा नहीं बनने देना है। अगर उस मीटिंग में शूद्र होते तो क्या होता? क्या होता?
जानबूझकर उस मीटिंग में शूद्रों को नहीं रखा और अपना अपना प्राइवेट में मीटिंग करके लॉ बना दिया, और वो लॉ आज तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन सा ऐसा ब्राह्मण है जो मनुस्मृति का समर्थन नहीं करता? कौन सा ऐसा ब्राह्मण है जो वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं करता? चाहे सुधारणावादी हो, क्रांतिकारी हो, या फिर कोई भी हो, सनातनी हो, ढोंग कर सकता है। तो वो किताब वहां से यहां तक आ रही है, और पुरी का शंकराचार्य ये बोल रहा है, आप उसको वीडियो निकाल कर देख लेना यूट्यूब के ऊपर, ये फेसबुक के ऊपर। पुरी का शंकराचार्य आज ये कह रहा है कि आज के तारीख में इस देश में जो व्यवस्था, ये मिलिट्री में लोग जा रहे हैं, ये क्षत्रिय है क्या, ऐसा कह रहा है वो। ये जो पुलिस में लोग हैं, इस पुलिस व्यवस्था को हम नहीं मानते। ये पुलिस मिलिट्री के लोग क्षत्रियों की बराबरी करेंगे क्या? क्षत्रियों का विकल्प नहीं हो सकती पुलिस, क्षत्रियों का विकल्प नहीं हो सकती मिलिट्री। क्यों बोलता है ऐसा वो? उसमें SC ST OBC के लोग हैं। ये SC ST OBC के लोग मिलिट्री में, पुलिस में रहेंगे, वो क्षत्रियों का काम करेंगे क्या? विकल्प नहीं हो सकता। इस देश में प्रशासन में बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए जो लोग हैं, सचिवालय में सुपर क्लास 1, ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम नहीं मानते। इस देश में बिजनेस में कई लोग आ रहे, वो कह रहा है, वीडियो आप देख लेना पुरी के शंकराचार्य का। इस देश में जो बिजनेस की व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था के खिलाफ है। कोई भी SC ST OBC का आदमी बिजनेसमैन बन रहा है। वर्ण व्यवस्था को केवल वैश्य को, बनियाओं को वह व्यवसाय देना चाहती है। या तो कोई भी मुस्लिम बन रहा है, OBC बन रहा है, ST बन रहा है, आदिवासी बिजनेसमैन बन रहा है, करोड़पति बन रहा है। इस व्यवस्था को हम नहीं मानते। ये विकल्प नहीं हो सकता हमारी वर्ण व्यवस्था के, आज बोल रहे हैं। तो वर्ण व्यवस्था जो उन्हें सिखा रही है, मनुवाद या मनुस्मृति उनको जो सिखा रही है, उसके ही तहत काम हो रहा है कि इस देश में, ये देश हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, तथा सत्ता हमारे हाथ में होनी चाहिए। और हम बोल रहे हैं हमारी नौकरियां जा रही, हम कह रहे हैं कि निजीकरण हो रहा है। निजीकरण नहीं हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा है। तो हम लोग, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि EWS में अगर हम ये ढूंढेंगे कि हमारे आने वाले समय में पीढ़ियों पे क्या असर होगा, मैं नहीं समझता। मैंने बता दिया कि जो प्रेशर उनके ऊपर आया था, और ब्राह्मण जो कट रहे थे, और वो जो बहुजन जातियां जो खड़ी हो गई थी अपने अधिकार मांगने के लिए, और जो पूरा दहशत फैला दी थी उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर, और उस दहशत के इसमें उन्होंने आरक्षण मांगना शुरू कर दिया था भिखमंगों की तरह। जो लोग आरक्षण को मेरिट लॉस का कारण बता रहे हैं, वही आरक्षण मांग रहे हैं। एक तरफ प्रचार भी ये चला रहे हैं कि आरक्षण से मेरिट जाता है, और उन्हीं की संस्थाएं कह रही कि ब्राह्मणों को आरक्षण मिलना चाहिए, सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए। और जो बीजेपी आदेश में थी उसने दे दिया, तो उन्होंने अपने लोगों को संगठित कर लिया। ये पूरा राजतंत्र में अपने लोग नहीं फूटने चाहिए, अपनी सेना नहीं फूटनी चाहिए, अपनी सेना को संगठित करना चाहिए, ये पूरा उसका तंत्र है। युद्ध नीति में ऐसा ही होता है। और इसलिए आज के तारीख में हमें कोई चीज बचा सकती है, क्या करना चाहिए? अभी तो संजय गोले जी ने हमें बताया यहां पर कि भारत के संविधान को लेकर के जनजागृति करनी चाहिए। कैंपेन लगातार चल रहा है, इसको ले जाकर के हमने गांव-गांव ले जाना चाहिए। लेकिन एक चीज और भी करनी पड़ेगी, हमें पहली फुर्सत में हमारी मूल निवासी राजनीति को ताकत देने के लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो अपना राजतंत्र थोपने के लिए काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके से दादागिरी, दबंगई, आप उसको असंवैधानिक बोलो अपनी भाषा में। असंवैधानिक मैं इसलिए नहीं यूज कर रहा हूं, असंवैधानिक बोलने से असर कम हो रहा है लोगों के दिमाग पर। असंवैधानिक बोलने से क्या होता है, सामान्य लोगों को शब्द समझ नहीं आता। और हमारे भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, असंवैधानिक, कोई बात नहीं भाई, एक ठंडी साइकोलॉजी का निर्माण होता है। और दबंगई बोलने के बाद क्या होता है,
तो थोड़ा सा करंट लगता है दबंगई बोलने के बाद, दादागिरी, जो करना है कर लो। तो भैया देश हमारा है, हम इस देश के मूल निवासी है, ये चीज स्थापित हो चुकी है, सारे प्रूफ हमारे पास है, वो विदेश से आए हैं, और वो आज के तारीख में जो बाबा साहब आंबेडकर ने लड़ाई जीती थी 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 को, इस संविधान में इस देश को लागू हुआ। मैं कई बार लोगों को कहता हूं, क्या समाज में लोग रो रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, इस बार भी भाजपा आएगी, इस बार भी मोदी आएगा, उनके इतने कार्यकर्ता है, उतने इनके इतने स्वयंसेवक, उनकी इतनी संस्थाएं काम कर रही है, उनकी संस्थाओं के माध्यम से डर फैलाया जा रहा है मूल निवासियों में, ताकि वो हथियार डाल दे। हथियार डालने के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी काम कर रही है, और जो निरे, जो बेवकूफ प्रकार के जो कार्यकर्ता है फील्ड में, समाज में, वो उसको फॉरवर्ड करते हैं, मैसेजेस को। बंद कर दीजिए ये सब करना, ये चाल है आपको डराने के लिए। ये लड़ाई हमने जीती है, याद रखिए। संविधान आया, इसका क्या मतलब है? ये लड़ाई हमने जीती है, हम जीते हुए लोग हैं। लेकिन जब ब्राह्मण हार रहे थे तब वो क्या कर रहे थे? हम जीत में इतने खो गए। 1932 में पुणे करार में अधिकार मिले, 1925 में आरएसएस बनी, 1925 में आरएसएस बनी, ब्राह्मणों का संगठन कांग्रेस भी आरएसएस भी। क्या वो चाहते थे क्या अछूतों को अधिकार मिलने चाहिए, वोट का अधिकार मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए? चाहते थे क्या? नहीं चाहते थे ना। 1932 में कम्युनल लॉ घोषित हुआ, हमको अधिकार मिले, उन्हें कुछ नहीं लगा होगा क्या? कुछ नहीं लगा होगा। क्या कर लिया उन्होंने उसको, गुस्से को पाला। वो शब्द यूज किया मैडम संगीता सिंह ने, मैडम ने, कलावती मैडम ने यूज किया, गुस्से को पालिए। ब्राह्मणों ने क्या, जब हम जीत रहे थे 1932 में, हमने जीता, उनके सीने पे सांप लौट रहे थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, हमने लड़ाई जीती, उनके सामने जीती। वो क्या कर रहे थे? वो अपना संगठन बना रहे थे। 1925 से लेकर 26 जनवरी के बाद तक जो ब्राह्मण अछूतों में मिक्स नहीं होना चाहते थे, हाथ लगाना नहीं चाहते, उनके हाथ का पानी नहीं पीना चाहते थे, उन्होंने अपने आप को बदला और इनको जीतने दो, लेकिन हमें ग्राउंड में काम करना है और हमें अपनी संस्थाओं का नेटवर्क खड़ा करना है। और वो नीचे तक काम करते चले गए, अपना नेटवर्क बनाते चले गए, और उसका परिणाम आज हमको देखने को मिल रहा है। और हम भयभीत है कि 24 में सभी 100 साल पूरे होंगे और वो पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन हम जब लड़ाई जीत रहे थे, संविधान लागू हुआ, बाबा साहब ये कह रहे हैं कि मुझे कोई दिख नहीं रहा इस आंदोलन को चलाने वाले लोग, और बाबा साहब चले गए। उसके बाद जो लोग सत्ता में आए, मतलब शासन प्रशासन में आए, विधायक सांसद बने, बंगले, गाड़ियां, घोड़ियां, कोठियां, क्या हमने संगठन बनाया? ब्राह्मण क्या कर रहा था? शेड्यूल कास्ट की, जिनके हाथ नहीं लगा सकता, जिसका पानी नहीं पिलाता, आज आकर संगठन खड़ा कर दिया, शाखा लगाई। और जब हमारा निकल रहा है तब हम बोल रहे हैं कि यार अभी क्या करना चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम जीतने वाले लोग हैं, जितना हमारा इतिहास रहा है, हारने वाला इतिहास नहीं हमारा। लेकिन देरी से सही हमें समाज में जाकर सच्चाई को बयान करते हुए मूल निवासियों को जोड़ना होगा। BS4 कैंपेन के साथ साथ हमारी राजनीति को पूरी ताकत देनी पड़ेगी। मैं लगातार ये कह रहा हूं, लेकिन हम ये कार्यक्रम यहां लगाया है। हमने देश भर में ये कहा, भाई हम सतना में कार्यक्रम क्यों लगाना चाहते हैं? भाई मध्य प्रदेश से हमको सामाजिक और राजनीतिक चेतना हमको दिख रही है, और यहां से अगर चेतना निकलती है तो पूरे देश में जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप हम
ये जो आज तमाशा बना रहे हैं, इनको कल हम सबक सिखाएंगे। लेकिन कितने लोगों को लाया है राजनीति में? यहां पर हम राजनीतिक चेतना और सामाजिक चेतना भरना चाहते हैं, तो हमारे लोग भी इस बात को गंभीरता से लेना होगा कि जिस चीज के लिए 40 लाख रुपया खर्चा हो रहा है, उसके लिए हम तैयार है क्या? ये आरक्षण का नहीं, ये राजपाट वापस लेने का मामला है जो जा रहा है। और कोई बात नहीं, भारत के संविधान ने हमको इतने अधिकार तो जरूर दिए हैं कि हम अपना आंदोलन चला सकते हैं। वो स्थिति अभी आने वाली नहीं है कि आपको वो इस रास्ते से भटकना, चलना बंद कर देंगे। वो स्थिति आने वाली नहीं है कि वो आपके व्यवसाय का स्वतंत्रता छीन लेंगे। जाति व्यवस्था के समय वो आप एक ही जाति का काम कर सकते थे, लेकिन आज के तारीख में चलो नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी वाले वैसे भी लोग कितना काम कर रहे हैं हमें पता है, लेकिन आपके व्यवसाय करने की आजादी को छीन नहीं सकते। एक जगह आप 10 व्यवसाय कर सकते हो, लेकिन ईमानदारी के साथ अगर दुश्मन अगर हमारे देश पे कब्जा करना चाहता है, तो लड़ाई का वसूल है कि हमने अपने लोगों को संगठित करना होगा और अपने यहाँ जितने भी साधन संसाधन जो है, जिस माध्यम से हमें आर्थिक और मानव संसाधन मिल सकता है, उसके माध्यम से हमें अपने संगठित को शक्ति को संगठित करते हुए हमें अपने राजनीति की आगे कुछ करनी पड़ेगी, पूरी प्रशिक्षण के साथ और लोगों को उसके लिए मोटिवेट करते हुए, अपने लीडर्स तैयार करते हुए। अभी संविधान की जागृति के साथ साथ राजनीतिक चेतना हमारे लोगों में और वो राजनीतिक डेयरिंग। हम ये कह रहे थे कि भाई यहां पर जो है पीपीआईडी के लोग यहां पे बैनर लगा दे शहरों में, पार्टी चला रहे ना, इलेक्शन आने वाला है, किसी ने नहीं लगाया। 4 बार 5 बार बोल दिया मैंने, भाई स्वागत करिए मूल निवासी संघ के महाधिवेशन में आने वाले लोगों का, बैनर लगाइए, लोग आपको जानेंगे, अपने फोटो लगाइए। जो विधानसभा के अध्यक्ष है, चाहे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, पार्षद का हो, विधायक का हो, सांसद का हो, कोई नहीं लगा रहा है। 1000 रुपए जेब से निकल नहीं रहे हमारे लोगों से, एक बैनर लगा दे। मैंने ये तक कहा भाई 2000 के पोस्टर लगा दो गांव गांव में, अपने अपने पार्षदीय क्षेत्र में जाकर अपने फोटो लगा दो, चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो भी नहीं किया। कैसे राजनीति में हम अपने देश को बचा लेंगे? तो मैं इसलिए पहले क्या हम डरने से हम लोग समाज को जोड़ पाएंगे क्या? डर दिखा कर ये डर दिमाग से निकाल दीजिए और आगे बढ़कर कि हमें दुश्मन को चुनौती देनी है और हमें शासक बनने की साइकोलॉजी में सोचना है। और इसलिए हर वो कीमत हम चुकाएंगे अपने इस देश का शासन हाथ में लेने के लिए। इस तैयारी के साथ, इस साइकोलॉजी के साथ आप सभी साथी और सुनने वाले सभी यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से इस संदेश को ग्रहण करेंगे कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। वो अपनी सत्ता इस देश पर कब्जा करने के लिए हर वो चाल चल रहे हैं, हर वो कोशिश कर रहे हैं। रोते बैठने का समय नहीं है। कोई डिसीजन आए फिर रो, कोई डिसीजन आए फिर रोना रो। बंद कर दीजिए रोना। और जैसे हमेशा संजय इंगुले बोलते रहते कि भाई करने दो उनको, कितना कचरा करते हैं। बस अपने बिंदु केंद्र के ऊपर ध्यान रखो कि हमें करना क्या है। हम एक झटके में कचरा साफ कर देंगे और इनको भी साफ कर देंगे। लेकिन राजनीतिक शक्ति बनाने के लिए लग जाओ, ताली से बात नहीं बनेगी। हाँ, मैं राजनीति में नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है वो होना चाहिए। और मैंने तो ये भी कहा था पूरी ताकत लगा दो उसके लिए, हमसे पर्याप्त हमको ट्रेनिंग देने के लिए। मैंने ये भी कहा था बिला वजह मैन पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय अच्छा है ट्रेनिंग के लिए वाम से हमारे पास है। राजनीतिक ताकत पूरी झोंक दो, पैसा झोंक दो, कन्वेंशन सभाएं लो, कन्वेंशन बंद करो। ये करेंगे तो बहुत जल्दी, जो अभी हम बोल रहे हैं, हमें हमेशा लेट याद आता है कुछ चीजें करने के लिए। हम चर्चा नहीं कर पा रहे ठीक से, हमें एक डिसीजन क्या लेना है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ नहीं चर्चा नहीं करना चाहता। तो मैं इस आशा के विश्वास के साथ कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश से जो मूल निवासी क्रांति का, राजनीतिक और सामाजिक क्रांति का आगाज हम करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के साथी इस संदेश को समझेंगे और पूरी ताकत के साथ इस परिवर्तन, इस क्रांति को यहां से बुगिल फूकेंगे। ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।